सर अगर हाफ ही 18 दिया हो तो उसका 36 बटा, हाँ पूरा डायमीटर निकालेंगे ना पहले, पिछले क्वेश्चन में पूरा डायमीटर निकालो, फिर उसको बाय 6 करना है। सर अगर रेडियस दिया हो तो क्या पूछेगा किसमें? उस क्वेश्चन में अगर आपको आर दे दिया तो फिर सारा कुछ ही निकल जाएगा, जो मर्जी निकाल लो। अगर मान लो आर आपको 4 दे दी, तो 4 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 24। बड़े का डायमीटर 24 हो गया, तो बड़े की रेडियस 12 होगी। तो छोटे छोटे सर्कल बने, उनकी रेडियस 6 होगी। इसकी रेडियस 6, इसकी रेडियस 6, इसकी 4, इसकी 4, जो मर्जी पूछ ले फिर तो। चलो करो इस क्वेश्चन को। तो इन दोनों कानों का जो एरिया जो शेड किया मैंने पोर्शन, इसका एरिया अंदर वाले राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है। इसका एरिया, इन दोनों का एरिया मिला के टोटल एरिया जो बनेगा, वो अंदर वाले राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है। करके बताओ मेरे को जल्दी से, करके बताओ, करके बताओ, जल्दी से करके बताओ। तो 3 सेमी सर्कल बन रहे हैं आपके पास, 3 सेमी सर्कल बन रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बराबर क्यों होता है, मेन मुद्दा ये है। करके देखो इसको। इस बार के पेपर में देखिए मेंसुरेशन में क्या कुछ है। ला, ओ भाई साहब, इतने आसान क्वेश्चन। गलत बात, गलत बात, गलत बात, गलत बात। अरे सुनो एक बार, इसको यहीं छोड़ो यार। इस बार के पेपर के क्वेश्चन सुन लो सारे। पहला क्वेश्चन, किसी ट्रायंगल की ए बी लेंथ दे रखी है 7 और ए सी दे रखी है 12, एंगल ए दे रखा है 30 डिग्री, जल्दी से एरिया बताओ क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है 11, 60 और 61, क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है? कहता है इसके मिड पॉइंट को मिलाकर जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया बताओ। मिड पॉइंट को मिलाकर जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया बताओ। तो चारों एरिया बराबर होते हैं बताया था। तो पूरे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया निकाल के 1/4 कर दो। ये भी इस बार के पेपर में था। फिर क्या कह रहा है? कहता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया आपके पास 36√3 है। 36 × √3, ठीक बात है। 36 × √3। फिर इसी ट्रायंगल को, ये जो वायर है, उसको मोड़कर कहता है मैंने सेमी सर्कल बना दिया, वायर को मोड़ के। तो इसकी रेडियस बताओ क्या होगी। लो ये 3 क्वेश्चन है आपके पास। पहले 3 करो, उसके बाद 3 और है। टोटल मेंसुरेशन 2D में से 6 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो एरिया है, एरिया से साइड निकाल लोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ जाएगी। और वही पेरीमीटर से ये पूरी पेरीमीटर बना है, तो इसके पेरीमीटर को इसके पेरीमीटर के बराबर कर देंगे बस। देख लेना आंसर क्या आ रहा है। तो तीनों क्वेश्चनों का मैं आंसर भी बता देता हूं। 225 का आंसर है ACD। 21, 82.5, और एक का नन ऑफ दी जा रहा है। तो ट्रायंगल के एरिया हाफ, 12 × 7, बीच वाले एंगल का साइन थीटा। सॉल्व कर लो। 12×7 = 84, 84 में 4 का भाग दे दिया 21। पहले का आंसर 21 आ गया।
बड़े राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो भी आएगा, भाई ये क्या कर दिया, 11 × 60, इस पूरे को 4 से भाग दे दो, ये मेरा दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को 4 से भाग दे दिया। तीसरा, √3/4 साइड का स्क्वायर जो कि एरिया होता है, इसकी वैल्यू अगर 36√3 दे दी, √3 से √3 कट गया, 6×2 = 12, तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई, 12, 12 और 12। तो पेरीमीटर कितना हो गया पूरा, 36। मतलब ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, 36 है। ये आर, ये आर, और आधा सर्कल की लेंथ क्या होती है, पाई आर। लो भाई, इन तीनों का जो सम है ना, इन सभी का सम, पूरी का सम किसके बराबर करना है, 36 के। यहां से आर निकाल लो, बस यहां से आर निकाल लो। πr + 2r = 36 हो गया। हाँ, पाई तो 22/7 ही लेंगे, पर ऑप्शन उसने पाई की फॉर्म में दे रखे हैं चारों। तो यहां से आर की वैल्यू 36 बटा में क्या आ गया, π + 2 आ गया। और मेरे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है 9/π, 18/π/2, π + 2, 18/π, और तीसरा है नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो मेरा आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा, क्योंकि 36 बटा में π + 2 आ रहा है। सर शेडेड सोल्व करो, कर दूंगा। है कौन 8 पाई आंसर, राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया में कभी पाई आया मूर्ख, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस इतना आंसर आएगा। सबसे बढ़िया ये निकाला फिर ट्रायंगल का मैंने किया फिर। चलो करते हैं प्रूफ इसको ना। इसकी ये 3 क्वेश्चन हो गए, पहले ये 3 क्वेश्चन बताओ भी सारे, क्या ये तीनों क्वेश्चन नकली थे, करने वाले थे तीनों क्वेश्चन। टोटल 6 क्वेश्चन आए थे, इनमें से इन 3 क्वेश्चनों के बारे में बात करो पहले तो। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन 2025 के सेकंड पेपर के थे। मैं वापिस एक बार इस पे आता हूँ, 8 और 6 को छोड़ो एक बार, मैंने इसको ए मान लिया और इसको क्या मान लिया, बी मान लिया, ठीक बात है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या आना चाहिए, हाफ ए बी आना चाहिए, हाफ ए बी होता है। तो मेरे को इन दोनों कानों का एरिया निकालना है, जो कि हाफ ए बी आएगा। प्रूफ करते हैं अपने इसको। देखो भाई, ये ग्रीन वाले सेमी सर्कल का एरिया निकालो कितना आएगा। ग्रीन वाले सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई r²। ए क्या है इसका, डायामीटर, तो क्या रेडियस a/2 हो जाएगी। ये मेरा हरे वाले सर्कल का एरिया आ गया। इस ग्रीन वाले का एरिया और निकाल लो, प्लस हाफ पाई b/2 का होल स्क्वायर आ गया, सही बात है। फिर इस ट्रायंगल का एरिया और निकाल लो, हाफ ए बी आ गया। क्या ये पूरी की पूरी शेप का एरिया आ गया, सारी की सारी। अब मुझे किस शेप का एरिया माइनस करना है, अब मुझे इस पूरे एरिया में से इस रेड वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना है, सही बात है। पूरी शेप में से ये रेड वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो बाहर वाले दोनों कान रह जाएंगे, माइनस हाफ। ये ए है, ये बी है, तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, √a² + b²। और ये √a² + b², इसका क्या है, डायमीटर, तो इसका आधा कर दो, रेडियस हो जाएगी पाई। रेडियस आ जाएगी √a² + b²/2 का होल स्क्वायर, सही बात है। रूट से स्क्वायर कट जाए, खुल जाएगा, ये पूरा इन दोनों को काट देगा, पीछे सिर्फ ये बचेगा। ये आपका आंसर है, देख लो भाई। होल स्क्वायर खोलोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। करो चेक। तो हाफ ए बी आ गया, और मुझे पता है हाफ ए बी क्या था, मेरे अंदर वाले राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया था।
शुभम कह रहे एक और प्रॉपर्टी है, कहता है दोनों सेमी सर्कल का जो एरिया है ना, दोनों सेमी सर्कल के एरिया का सम, कहता है हाइपोटेनस वाले के एरिया के बराबर है। तो सामने ही तो है, बराबर है तभी तो कट गए इससे। इन दोनों का सम किया और ये दोनों प्लस में थे माइनस में थे, इससे अगर ये दोनों इकट्ठे कट रहे हैं तो इसका मतलब दोनों बराबर थे तभी तो कटे। ला फिर बाकी के क्वेश्चन देखें फिर इस बार के पेपर के, इस बार के पेपर के बाकी के 3 क्वेश्चन भी देख लें। ये क्या कह रहा है सर, ट्रायंगल का एरिया ऐड क्यों हुआ? क्योंकि भाई अगर ट्रायंगल का एरिया ना ऐड करता तो पहले तेरे पास ये एरिया आया, ये एरिया आया, इतने एरिया में से रेड वाला एरिया कैसे माइनस कर सकता है? पहले सेमी सर्कल शेप का पूरा शेड भी तो करना पड़ेगा, फिर ही जाके तो रेड वाला माइनस होएगा। अब इन सभी को नाम दे दो ना। ये पहला एरिया, ये दूसरा एरिया, ये तीसरा एरिया, ये चौथा एरिया, ये पांचवा एरिया। तो सबसे पहले इसके अंदर कौन सा एरिया छुपा हुआ है? पहला प्लस दूसरा, सही है, प्लस इसके अंदर कौन सा एरिया छुपा हुआ है? चौथा प्लस पांचवा, माइनस जो किया है उसके अंदर कौन सा एरिया छुपा हुआ है? 2 3 4, माइनस करना है मेरे को दूसरे को, तीसरे को भी और चौथे को भी। तो 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया। क्या मुझे 1+5 चाहिए? 1+5 चाहिए, ये -3 नहीं चाहिए। तो -3 को काटने के लिए +3 भी तो लाना पड़ेगा, तभी तो -3 से +3 कटेगा। और ये 3 वाला एरिया किसका था? ट्रायंगल का, इसलिए मैंने ट्रायंगल के एरिया को ऐड किया, तभी तो कटने के बाद 1+5 बचेगा। हाँ ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भाई। ले फिर इस बार के पेपर के बाकी के 3 क्वेश्चन देख लो, इस बार के पेपर के बाकी के 3 क्वेश्चन देख लो। द एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस इज एक्स। सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है भाई, ठीक है, स्क्वायर, सर्कल की रेडियस 1 है, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर आपको क्या दे रखा है? एक्स। लेट एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर एक सर्कल घुसाना है। लेट द एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ यूनिट साइड लेंथ, स्क्वायर की साइड 1 है, और इस सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल बराबर वाई है। चलो इन चारों ऑप्शन में से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? क्या पाई एक्स बराबर 2y होगा? क्या 2 पाई एक्स बराबर y होगा? क्या पाई एक्स बराबर 4y होगा? क्या पाई एक्स बराबर 8y होगा? करो भी जल्दी से। एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स है, जल्दी से एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो। एरिया ऑफ सर्कल वाई है, जल्दी से एरिया ऑफ सर्कल निकालो। एक्स और वाई का रेशियो निकालना है बस आपको, कि एक्स बटा वाई कितना है? क्या डी ऑप्शन, देखते हैं करके पता लगेगा।
तो अगर ये पूरी 1 है तो सर्कल की रेडियस हाफ हो जाएगी। सही है। तो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई हाफ का स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बटा 4। सहमत हो मेरी बात से। अगर ये 1 है, ये भी 1 है, तो क्या पूरा डायगोनल स्क्वायर का 2 हो गया। और स्क्वायर का अगर डायगोनल आपको पता हो तो स्क्वायर की साइड कितनी आती है। स्क्वायर का डायगोनल पता हो तो साइड कैसे निकालते हैं, √2 से भाग देके। अगर ये पूरा 2 था, 2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये √2 आ जाएगा। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, साइड का स्क्वायर मतलब 2। ये x है वो y है। चलो x बटा y देख लो कितना आ रहा है। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू पाई बटा में 4 है। 4 ऊपर चला गया 8, 8 इंटू वाई। क्या क्वेश्चन था ये, देख लो भाई। जिन लोगों ने लगभग आंसर डी ही बताया था। हाफ कैसे आया यार, ये बात मत कर उस्ताद। पूरा 1 है डायमीटर, तो रेडियस तो हाफ ही आएगी ना। स्क्वायर की साइड 1 दी थी, तो सर्कल की रेडियस हाफ हो जाएगी। अब आप खुद देख लो, ये क्वेश्चन करने वाला था। √2 कैसे आया यार, ये काम मत क्या करो यार, विकास विवेक क्या बात कर रहे हैं यार भाई। स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो √2 इंटू साइड होता है। और ये डायगोनल की लेंथ आपके पास 1 + 1 2 है। तो यहां से ए कितना आएगा, स्क्वायर की साइड। तो इस बार के पेपर के 2 क्वेश्चन और है। 2 क्वेश्चन और है, सुनो। वो स्टेटमेंट याद है, ए ऑप्शन कब टिक करते हैं, बी कब टिक करते हैं, सी कब टिक करते हैं, डी कब टिक करते हैं ना। वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है 2 अब। ए ऑप्शन कब टिक करते थे, पहले से आंसर आ जाए दूसरे से ना आए, या फिर पहले से आंसर ना आए दूसरे से आ जाए, पहले से आ जाए दूसरे से भी आ जाए, पहले से भी ना आए दूसरे से भी ना आए, दोनों से आ जाए इकट्ठा लेने पे। और ये चौथा कब था, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 2 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। वो कहता है विदाउट यूजिंग। ठीक है भाई, यही 4 ऑप्शन है मेरे, यही 4 ऑप्शन। चलो पहला क्वेश्चन कहता है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम है भाई, उस पैरेललोग्राम का ये एंगल 60 डिग्री है, ए बी सी। ठीक है। कहता है पैरेललोग्राम का एरिया 7√3 है, एरिया। तो इसका पेरीमीटर बताओ क्या होगा, पेरीमीटर बताओ क्या होगा, इसका पेरीमीटर बताओ क्या होगा। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। तो ट्वाइस ऑफ मुझे क्या चाहिए, लेंथ प्लस ब्रेड्थ बताना है। क्या मुझे बताओ, सिर्फ इन 2 चीजों को काम में लेकर मैं एरिया निकाल दूं क्या। यस सर, निकाल के बता फिर। यस सर। तो मेरे को ये चाहिए होता है ना, एरिया का मेरे पास फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर LB sin θ। तो L × B sin θ √3/2 बराबर 7√3। तो यहां से पता लग गया कि L और B का गुणा कितना है, 4। इससे मैं पेरीमीटर निकालना है, ये कैसे निकाल दूं भाई इससे। मुझे L और B के बारे में तो पता होना चाहिए, L कितना है, B कितना है। सही बात है, पता होना चाहिए। मतलब विदाउट यूजिंग तो बात नहीं बनेगी, मुझे स्टेटमेंट्स को काम में लेना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कहता है दोनों लेंथ और ब्रेड्थ जो है ना, वो कहता प्राइम नंबर है। ले अब बताओ क्या आंसर आ जाएगा।
कहता है एल और बी दोनों जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो प्राइम नंबर है। क्या दो प्राइम नंबर बताओगे जिनका गुणा 14 हो? 7 और 2, बस फिर हो गया। एल 7 आ गई, बी कितनी आ गई? 2। पहले स्टेटमेंट से आंसर आ गया, मतलब सी ऑप्शन कट गया। क्योंकि सी ऑप्शन कब कटता होता है, आता होता है जब पहले दूसरे दोनों सी आंसर ना आए। मेरे अकेले पहले नहीं आंसर दे दिया तो सी ऑप्शन कट गया। चलो सेकंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं अब क्या कह रहा है। कहता लेंथ ऑफ साइड्स आर नेचुरल नंबर। कहता साइड्स की लेंथ जो है ना दोनों नेचुरल नंबर, और दोनों नेचुरल नंबर एक से बड़े हैं। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए और दोनों के दोनों नंबर एक से बड़े होने चाहिए। इसका मतलब क्या दोबारा 2 और 7 ही आ गए? क्या दोबारा 2 और 7 ही आ गए इससे भी? क्योंकि 14 गुणा किस किस का हो सकता है? 7 2 और 14 1 का। दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, 7 इंटू 2 और 14 इंटू 1, दो ही पॉसिबिलिटी है। उसने बोला एक से बड़े हैं दोनों नेचुरल नंबर, तो मतलब वो दोबारा किसको बता रहा है? 7 2 का। मतलब चाहे पहला स्टेटमेंट ले लूं तब भी आंसर आ गया, चाहे दूसरा ले लूं तब भी आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। करो चेक। सर डी क्यों नहीं हो सकता? सीधा सीधा दिख रहा है 7 2, वो सीधा सीधा ये नहीं दिख रहा सीधा सीधा। 14 इंटू 1 भी तो हो सकता है, एल इंटू बी 14। सी ऑप्शन तब टिक करते हैं पहले से भी आंसर नहीं आया, दूसरे से भी आंसर नहीं आया, पर दोनों को इकट्ठा लें तब आंसर आ जाए, उस केस में सी करते हैं। तो यहां पर मुझे दोनों को इकट्ठा लेने की जरूरत पड़ी नहीं। चाहे मुझे पहला स्टेटमेंट दे दो मैं तब भी इसका आंसर बता दूंगा, चाहे दूसरा अकेला दे दो मैं तब भी आंसर बता दूंगा। डी में विदाउट यूजिंग आंसर आ जाता है। पिछले क्वेश्चन में आया नहीं था मेरे ख्याल से? पहला क्वेश्चन होता है जिसमें जिसमें अपने सी ये आंसर बता रहे हैं। इनमें से ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन करे सारों में डी नहीं बताया था? याद करो, एक क्वेश्चन था राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस 10 दिया था, सेमी पेरीमीटर सेमी सर्कल की रेडियस पूछी थी। दो स्टेटमेंट दिए थे, पहला और दूसरा। तो मुझे पता सेमी सर्कल की रेडियस पूरे की क्या होती है? आधी। मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है, मैंने डी ऑप्शन टिक किया था तब। सर इसमें दूसरे की नीड है क्योंकि फर्स्ट में आंसर दे दिया। अरे फर्स्ट फिर चेक तो दूसरे को भी करेंगे ना। मान लो फर्स्ट ने आंसर दे दिया और दूसरे ने आंसर नहीं दिया, तो ये वाला केस ना हो जाता। पहले ने आंसर दे दिया दूसरे ने नहीं दिया, तब मैं ये टिक करता। मुझे चेक तो दोनों करने पड़ेंगे ना। एक क्वेश्चन और, दूसरा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन। एबीसी एक आइसोसेलेस सर्कल ट्रायंगल है, ए बी और ए सी बराबर है, ये भी 10 है ये भी 10 है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 48। 48। तो कहता है बीसी की लेंथ बताओ क्या है। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी बराबर ए सी बराबर 10 10। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 48 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी। बीसी की लेंथ पूछी है, वही चार ऑप्शन ए बी सी डी। तो मुझे बताओ कोई स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत है? बिना स्टेटमेंट से आंसर आ जाएगा? बताओ भाई, क्या बिना स्टेटमेंट से इसका आंसर आ जाएगा? सेमी पर इसका एरिया का फॉर्मूला क्या था? सी बाय 4 अंडर रूट में 4b² माइनस c²। इसकी वैल्यू दे रखी है 48, और जो दो सेम साइडें थी वो 10 दे रखी है, तो b की वैल्यू 10 है इसके अंदर। तो क्या सोल्व करके c आ जाएगा? आ जाएगा। मैंने स्टेटमेंट देखे नहीं क्या थे, फिर भी c निकल गया। तो मेरा आंसर इसका क्या आएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। सही बात है, लेकिन अब मजा आने वाला है। रुको फिर, स्टेटमेंट 1 देख लो। स्टेटमेंट 1 कह रहा है बीसी इवन नंबर है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? द हाइट ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ हाफ ऑफ द बेस। बेस का मतलब बीसी। कहता है इसकी जो हाइट है ना, मतलब ये डॉटेड लाइन, हाइट ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ द बीसी। दिक्कत पता है क्या आएगी? जब आप इसको सोल्व करोगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक से सी की दो वैल्यू आएगी, स्मॉल सी की दो वैल्यू आएगी, और मुझे इस बीसी की लेंथ चाहिए। मेरे पास दो दो वैल्यू आई, दोनों में से मैं किसको सही मानूं? मुद्दा ये है। सही बात है, उन दोनों में से कौन सा आंसर देना है
वो बताने के लिए मुझे इनको काम में लेना पड़ेगा। समझ आ गई बात? इसको अगर मैं सोल्व करूं, बी की जगह पर 10 रखूं, आप खुद देखो यार, यहां पर मैं आपको बताता हूं वैल्यू क्या क्या आएगी, मेरे को सोच लेने दो। ये 10 है, 6 8, 10 6 8, 8 6 48/2, ठीक है। एक बीसी की लेंथ आपके पास आएगी 12 स्मॉल सी की वैल्यू, और एक स्मॉल सी की वैल्यू आपके पास आएगी, आपके पास 16 आएगी। इसको सोल्व करके पक्का 2 आएगी। दोनों में से चेक करना है स्मॉल सी की वैल्यू क्या आएगी। पहला कह रहा है बीसी इवन नंबर है, ये तो फालतू है क्योंकि मेरे पास तो दोनों इवन नंबर आए हैं। पहला स्टेटमेंट मेरे किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। हाँ, एक इवन होता, एक ओड होता, तब पहले स्टेटमेंट में से छटनी हो जानी थी दोनों में से कि कौन सा आंसर आएगा, पर इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, ये तो फालतू है। वो कह रहा हाइट जो है ना बीसी के हाफ से बड़ी है, तो बीसी अगर 8 होगी मान लो, तो हाइट कितनी बनेगी? अगर बीसी ये मान लो 16 होगी, तो क्या आधी 8, तो ये कितनी होगी? 6। अब चेक करो, बीसी का हाफ 16/2, 8। क्या 8 6 से बड़ा होता है? गलत। मतलब बीसी 16 नहीं हो सकता। अगर बीसी को मैं 12 लूं तो ये 8 आएगा। अब देखो, क्या बीसी का हाफ हाइट से छोटा है? ये सही है, मतलब बीसी, यहां पर आंसर मेरा क्या है? ये आ गया। तो पहले स्टेटमेंट ने आंसर नहीं दिया, दूसरे ने दे दिया, मैं कौन से ऑप्शन की ओर जाऊंगा? ए ऑप्शन की ओर जाऊंगा। देख लो भाई, रख के देख लो एक बार, 100 यहां पे, 10 10 यहां रख के देखो, 4 उधर चला गया, सी रूट में 400 माइनस सी स्केयर, 48 × 4 192, कुछ ऐसा आएगा। मैंने सी की दो वैल्यू 12 और 16 रखी है, रख के देखना एक बार, सी को 12 रख के देखो, 144, 400 में से 144 गया 256, 256 का रूट कितना आएगा? 16, 12 × 16 सही है। अगली बार सी को 16 रख के देखो, तो 400 माइनस 256, 144, 144 का रूट कितना आएगा? 12, फिर 192 आ रहा है। मतलब सी की दो वैल्यू आएगी इसको सोल्व करके, एक 12 आएगी, एक 16 आएगी। दोनों में से कौन सी लेनी है, उसके लिए मैं स्टेटमेंट्स के पास गया। इसने तो फालतू बात कर दी जो मेरे काम की थी नहीं। तो पहला स्टेटमेंट मेरे किसी काम का नहीं है, दूसरे स्टेटमेंट ने मेरा आंसर दे दिया कि ये नहीं, आंसर ये आएगा। सर इतनी तेज सी की वैल्यू कैसे निकाली? अरे मेरी बात सुनो उस्ताद, हाइपोटेनस 10 को देखकर राइट एंगल ट्रायंगल के क्या ट्रिपलेट याद आते हैं यार भाई, तो खुद बता। हाइपोटेनस 10 को देख के राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट 6 8 10 नहीं याद आते? तो एक बार अगर ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 6 तो पूरा कितना हो गया? ये 6 ये 8 है, तो इसका एरिया क्या 24 नहीं आएगा? क्या इसका एरिया भी 24 आएगा? क्या क्वेश्चन वाले ने एरिया 48 नहीं दिया? यही चीज तो मेरे दिमाग में चल रही थी। इस 10 को देखकर ये 6 होगा, ये 8 होगा, या फिर ये 6 होगा, ये 8 होगा। सही बात है। अगर ये 6 हो गया तो पूरी कितनी? 12, मैंने 12 लिखा था। और अगर ये 8 हो गया तो पूरी कितनी? 16, मैंने 16 लिखा था बस। ये कह रहा बी आंसर होगा। अरे बी आंसर तब होता है जब तू इसको लेता, तब भी आंसर आ जाता। इसने मुझे कुछ भी कोई ढंग की बात नहीं करी, इसने ये स्टेटमेंट मेरे काम का ही नहीं है। वो कहता है बीसी इवन नंबर है, मेरे पास तो दोनों ही इवन नंबर है, मैं छांट तो नहीं पाया ना इनमें से कौन सा है, इसलिए ये गलत हो गया। तो टोटल 6 क्वेश्चन आए थे। ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता था, पर इसके अलावा 5 क्वेश्चन करने वाले थे। अब देख लो अभी 6 में से कितने क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे और कितने क्वेश्चन कर लोगे आगे। आंसर की मैं सही दिया ना? 230 का ए सही है, इससे पीछे वाले का हमने बी निकाला था वो भी सही दिया, 228 का भी डी सही है, आंसर की में सारे सही है। सर्कल की सारी प्रॉपर्टी होगी? ले फिर सर्कल की प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, लिखो फिर, आ जाओ भी आगे। सर्कल है, ये भी सर्कल है। क्या ये दोनों सर्कल दूर दूर हैं? दोनों सर्कल दूर दूर है।
अब मैंने दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट खींचनी है। ये मेरे दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट्स है। टेंजेंट 90 डिग्री पे होती है ना, मैंने यहाँ 90 डिग्री बनाने की कोशिश करी है। ये दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। क्या इस तरीके की जो टेंजेंट बनेगी वो भी दोनों के पैरेलल बनेगी, दोनों की टेंजेंट बनेगी ऐसे? इस तरीके से भी दोनों की कॉमन टेंजेंट बन सकती है। ये लाइन भी दोनों की कॉमन टेंजेंट है। उसके बाद यहां से एक इधर बना लो, ये भी आपके पास एक कॉमन टेंजेंट होगी। तो जो अगर दो सर्कल दूर दूर हों तो उनकी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होती है? 4 होती है। ये क्या कह रहा है? आटा चक्की। चल बढ़िया, ठीक है। तो मेरे पास दो सर्कल हैं जो कि दूर दूर हैं, उनकी कॉमन टेंजेंट कितनी होगी? 4। जो ये वाली कॉमन टेंजेंट है व्हाइट वाली, इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, इसको इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। डायरेक्ट को ही हम लॉन्गिट्यूडनल भी बोल देते हैं, इनडायरेक्ट को हम ट्रांसवर्स बोल देते हैं। ठीक बात है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्वेश्चन वाला क्या करेगा? ये ए है, ये पॉइंट आपका बी है, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस दे देगा आपको। ए से लेकर बी के बीच की डिस्टेंस पता है, बड़े सर्कल की रेडियस R1 पता है, पर छोटे सर्कल की रेडियस R2 पता है। लो फिर इन बातों को ध्यान में रखते हुए वो आपसे इन दोनों टेंजेंट की लेंथ पूछता है। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट बताओ कितनी होगी? लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो चलो देखो फिर इधर, क्या ये 90 है, ये 90 है, तो क्या ये दोनों रेडियस आपस में पैरेलल बनेंगे? हाँ या ना? अगर ये एंगल आपको 90 90 दिख रहे हैं तो क्या R1 और R2 आपस में पैरेलल है? 90 का मतलब बिल्कुल वर्टिकल दो लाइनें मान लो, दो बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइनें तो पैरेलल ही होगी। ठीक है, फिर मैंने इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींची, क्या आपको ये रेक्टेंगल बना वो दिख रहा है? ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया। ये रेक्टेंगल कैसे बना है? मैंने इसके पैरेलल ये खुद लाइन खींची है, मतलब ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। अब मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है? जल्दी बताओ, ये इतनी इतनी कितनी है? पूरी R1 थी, इतनी इतनी R2 थी, ये भी R2 होगी, तो ये कितनी बच गई? R1 माइनस R2। और यहाँ 90 डिग्री एंगल है,
क्या आपको इसको पतले से राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस पता है? ए बी, पतले से राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस ए बी। तो क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये बेस निकल जाएगा? और ये जो पिंक कलर की लाइन बन रही है वो इसके पैरेलल और बराबर है, तो किसकी लेंथ आ जाएगी? डायरेक्ट टेंजेंट। तो डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ कितनी आ रही है? अंडर रूट के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर R1 माइनस R2 का स्क्वायर। नोट कर लो, ये आपका फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला। और दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, दोनों के दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, और दोनों के दोनों इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। इनडायरेक्ट से सवाल नहीं आता, क्यों नहीं आता पहले लिख तो सही, उसके बाद ही इनडायरेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो ये इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की अगर आपने लेंथ निकालनी हो यहां से लेकर यहां तक, लेंथ ये दोनों डॉट से लेकर डॉट तक, तो इस माइनस की जगह पर प्लस आएगा बस, बाकी फॉर्मूला सेम है। अगर आपको इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछे, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछे तो बस आपने इस माइनस की जगह पर प्लस करना है। इक्वेशन में प्लस आएगा? नहीं, प्लस नहीं आएगा, आएगा माइनस ही यहाँ तो, बस इस माइनस की जगह प्लस आएगा, बस बीच में माइनस ही आएगा। अरे हाँ, इनडायरेक्ट में यहाँ प्लस आएगा, ये इनडायरेक्ट के लिए फॉर्मूला मेरा, और ये ऊपर वाला फॉर्मूला मेरा डायरेक्ट के लिए। डायरेक्ट के अंदर माइनस आता है, इनडायरेक्ट के अंदर यहाँ पे प्लस आता है। दोनों दो डायरेक्ट सेम होगी, हाँ दोनों डायरेक्ट की लेंथ सेम होगी, दोनों इनडायरेक्ट की सेम होगी, ये आई कैसे, ये कह सकते हो आप यहाँ पे क्या? डायरेक्ट टेंजेंट के ऊपर खड़े रंग का perpendicular हाँ, सेंटर से क्यों नहीं लिया, एसी क्यों नहीं लिया? ओए ये क्या, ए से लेना था तो मैंने गलत ले लिया, ये तो हाँ, अच्छा ये कट जाएगा ना। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो तो हमेशा रेडियस के ही परपेंडिकुलर होता है।
सेंटर से ये। हाँ, ये प्रूफ की बात कर रहे थे। देखो इधर, मैंने इस ग्रीन वाली लाइन के पैरेलल ये रेड लाइन खींची, क्या है, रेक्टेंगल बना लिया। सही है, रेक्टेंगल बना लिया, रेक्टेंगल बन गया ना। मुझे बताओ, ये लेंथ पता है आपको? सर यही तो निकालनी है। ये किसकी लेंथ है? इनडायरेक्ट टेंजेंट की। यहां से यहां तक क्या है? R1। यहां से यहां तक R1, यहां से यहां तक R2। तो टोटल क्या हो गया? R1 प्लस R2। और ये कितना था? AB, हाइपोटेनस। ये 90 डिग्री एंगल है। तो क्या पाइथागोरस से ही आ जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर AB का स्क्वायर माइनस इस पूरे का स्क्वायर। और ये पूरा क्या था? R1 प्लस R2। देखो, R1 प्लस R2 का स्क्वायर किया मैंने। और यही रेड वाली लाइन मेरी इस ग्रीन वाली लाइन के बराबर है। बस हो गया। रेक्टेंगल कौन सा है? ये वाला। तो कल मेरे को याद कराना थोड़ा सा कि ये चीज करा रहा था। यहीं से शुरू करेंगे कल। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना। ये क्या हुआ है? जला दिया। किसने जला दिया था? किससे पंगे लिए थे? मैं? आधी चीजें तेरी टूटी हुई है, आधी चीजें तेरी जली हुई है।